ताकि ये खुद में ही बहुत भारी है पचने में। रात्रि को न खाएं। तो अब वो चीज़ें दी जा सकती हैं बाथरूम को ठंडी होने के बाद भी। खून को साफ करेगी, स्किन प्रॉब्लम्स को अच्छा करेगी। थायराइड में इसका सेवन करें कि ना करें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज हम गोभी के बारे में बात करेंगे। पत्ता गोभी, फूल गोभी और एक गंड गोभी भी आती है, कई लोगों को पता होगा। आप अगर नहीं मालूम है तो सर्च करके देख सकते हैं। तीनों की ही प्रकृति एक जैसी है, लगभग गुण भी लगभग एक जैसे हैं। थोड़ा बहुत अंतर आता है, अंत में मैं बता दूंगा वो क्या अंतर है। अगर आप इस सारी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि गोभी किसको खानी है, कितनी खानी है, कब खानी है, क्या गुण करेगी, कौन सी परिस्थितियां आसपास रोग या कोई चीज़ें हम देखें तो इसका सेवन अधिक करवाना है, किसको मना होंगी। ये सारी बातें इसमें सूक्ष्म सी वीडियो में कैसे आपको समझना है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले कि गोभी भारी है, तो भारी है तो इसका मतलब आप इसको अकेले ही खाएं या कोई एक आध सब्जी और मिलाते हैं तो उसके संग खाएं। बहुत सारे व्यंजन जब रखे हुए हैं, सजे हुए हैं, तो उसमें इसको कम खाएं, ताकि ये खुद में ही बहुत भारी है पचने में। रात्रि को न खाएं, चलिए ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारी सावधानियां हो गई। जिनका पाचन बहुत मंद है, पहले से ही देर से पचता है, हर चीज़ स्लो पचता है, वो ना खाए। बाकी लोग खा सकते हैं। हल्का उबाल कर बनाया जा सकता है, अंत में थोड़ा सा छौंक दे दें, या तो छौंक कर ही बनाया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में बहुत अच्छी है और ठंडी तासीर की है, शीतल है। शीतल चीज़ें किसको नहीं देते? वायु रोगियों को नहीं देते, जिनको वायु बनता है शरीर। शीतल चीज़ें उनको अच्छी नहीं होती। हालांकि अगर वो शीतल चीज़ स्निग्ध है, मतलब ऑयली है, अंदर से उसके अपना एक ऑयल है, तब वो चीज़ें दी जा सकती हैं बाथरूम को ठंडी होने के बाद भी। लेकिन वैसे ये वायु रोगियों को नहीं दी जाती। तो ये अंदर से इसका कोई अपना ऑयल तो है नहीं, ये रुक्ष है, रुखी भी है, तो इस वजह से ये वात रोगियों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी थोड़ी बहुत उबाल के, हल्की फुल्की छौंक के, हींग जीरे आदि से थोड़ी बहुत एक चम्मच तेल से छौंक ली जाए अंत में, तो ये वात को बढ़ाने का जो इसकी टेंडेंसी है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। बाकी गुण इसके बहुत अच्छे हैं। क्या? पित्तनाशक है, कफनाशक है, यानी कि अस्थमा, सांस की दिक्कत, नजला, साइनस, खांसी, बलगम, और तो और यह बल कारक भी है, तो इसलिए टीबी आदि के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे कि कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, खून का बिगाड़ कह दो, उसमें भी बहुत अच्छी है। खून को साफ करेगी, स्किन प्रॉब्लम्स को अच्छा करेगी। लेकिन जिन लोगों को वायु से संबंधित स्किन प्रॉब्लम है, यानी कि पपड़ी झड़ती है चमड़ी में से, पूरी रूखी हुई हुई है स्किन, ऐसी चीज़ों में इसको नहीं दिया जाता, ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स में। बाकी कई बार स्किन लाल हो जाती है, उसमें भी बहुत अच्छी है। सारे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी नहीं है, सिर्फ पित्त और कफ वाले स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी है। वायु वाले स्किन प्रॉब्लम में अवॉइड करें या कम खाएं। कब्ज जिनको रहती है उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये कब्ज करती है। तो जिनका पेट लूज रहता है, दिन में कई बार मोशन जाना पड़ता है, या और ऐसी परिस्थितियां हैं मोशन बंद के नहीं आता, तो उनके लिए अच्छी हो गई है। गुरु है तो दिन में खाई जा सकती, दोपहर तक ली जा सकती है, बलवर्धक भी है। तीनों गोभी का लगभग गुण सेम है। पत्ते थोड़े ज़्यादा वायु कारक होते हैं, बस इतना ही है। जो डंडल होगा वो ज़्यादा गुरु होगा, ज़्यादा बलवर्धक होगा। जो कोमल कोमल ऊपर के फूल होंगे वो थोड़े पचने में कम भारी होंगे। लघु नहीं कह सकते, हल्के नहीं कह सकते, कम भारी डंडल से। तो डंडल वो लोग खाएं जो थोड़ा जल्दी पेट भूख लग जाती है, वो लोग डंडल भी इसके खाएं, सब्जी बनाएं उसकी, वो भी गुणकारी है। ऊपर से थोड़ा छिलका अगर हटाना है हटा दिया, नहीं तो थोड़ा बहुत ये चीज़ बड़ी अच्छी है आपके लिए। फिर पित्त रोगी है, जैसे कि ब्लीडिंग ज़्यादा होना, पित्त से और संबंधित रोग हो सकते हैं, गर्मी ज़्यादा लगना, ये सब के लिए सेफ है, अच्छी है, गुणकारी है। फिर उसके अलावा गोभी जो है ये ठंडी होने की वजह से और रूखी होने की वजह से थोड़ी बहुत कसैली भी है। तो खून की जितने भी व्याधियाँ हैं, रक्त के जितनी भी व्याधियाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल आदि, सब के लिए सेफ है। कफ, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली सब्जी नहीं है, तो खाई जा सकती है, ज़्यादा मात्रा में भी खाई जा सकती है। कब नहीं खाना? एक तो रात को नहीं खाना, बार बार नहीं खाना, क्योंकि वायु बढ़ा सकती है। तो किसी का भी वायु बढ़ा देगी, ये थोड़ी कि वायु आपको नहीं बढ़ता तो बढ़ ही नहीं सकता। तो लिमिट में खाना है। और बाकी जो सब्जियां, अन्य सब्जियां जैसे कई बार गाजर, शिमला हम में डालते हैं, उसके संग में ले लिया जाए।
संग में तो बाकियों की प्रकृति का भी प्रभाव इस पर रहता है। थोड़ा हींग जीरे का मैंने कहा संयोग कर लिया जाए तो और भी अच्छा है। फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे व्यक्तिगत किसी किसी को पूछना था कि थायराइड में इसका सेवन करें कि ना करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि थायराइड में आपको विशेष पूछना है कि थायराइड में एलोपैथ के या डाइटिशियन लोग मना करते हैं इसको खाने के लिए, तो आयुर्वेद में ऐसा कोई विधान नहीं कि थायराइड में इसका कोई निषेध किया जाता हो। लेकिन बाकी चीज़ें परिस्थितियाँ जो मैंने बता दिया, इसकी प्रकृति बताई आपको कि ठंडी है, भारी है और पित्त कफ नाशक है, लेकिन वात कारक है। ऐसी परिस्थितियाँ अगर आप देखें कि आपके शरीर में ये स्थितियाँ बनी हुई हैं कि जिसमें आपको परहेज करना चाहिए, तब आप ना खाएं, तो अब ये थायराइड को ट्रिगर कर सकती है। क्योंकि पहले से वायु इतना बढ़ा हुआ है शरीर में, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हुए हैं। उसके बाद आपने ऊपर से गोभी भी और ज़्यादा बढ़ा दी यदि, तो उस स्थितियों में और थायराइड को या कोई भी रोग, जरूरी नहीं थायराइड, वायु से संबंधित कोई भी रोग यदि होगा तो बढ़ेगा। अगर वायु एक बार ठीक हो गया तो उसके बाद आप संयम से कभी कभी बीच में आहार में इसको ले लिया करें। और मैं समझता हूँ जो लोग भारी पचा सकते हैं, जवान हैं, वो तो इसको फ्राई करके थोड़ा ले लें, थोड़ा सॉटे कर लें, फ्राई कर लें, उससे फिर और ये थोड़ी रुक्षता कम हो जाएगी, इसकी रूखापन इसका कम हो जाएगा, तो ये वायु कम करेगी। ये थी जानकारी गोभी के बारे में। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, और किस सब्जी के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया, एक बार जाकर सर्च कर लो और मुझे बताओ कि किस किस सब्जी के बारे में अभी या फल आदि के बारे में बताना रह गया है। तो वो भी हम जानकारियाँ जल्दी ही आप सब तक मैं पहुँचाऊँगा। आप सब लोग उससे जुड़े रहें और अपनी जानकारी बढ़ाकर अपने तक ना रखें, दूसरों को भी इससे लाभ पहुँचे, ऐसा प्रयास करें कि हम ये ऋषि परंपरा जो हमारे गुरुओं ने हमें ग्रंथों में नॉलेज, हमारे लिए ज्ञान का भंडार रख कर वो गए, वो हम अपने जीवन में उतारें, बहुत लाभ होगा। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मैं नित्यानंदम श्री आ रहा हूँ आपके शहर, आपके गांव और आपके घरों तक। योगमय भारत यात्रा प्रारंभ होने जा रही है 1 नवंबर 2025 से। देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य से हम भारत भर में घूम करके, भ्रमण करके, आप सबके बीच में आकर के योग के सत्र होंगे, अध्यात्म और जीवन पर चर्चाएं होंगी। यही नहीं, आपके घरों तक भी आकर के मैं आप सबसे मिलूंगा। जो लोग भी इस योगमय भारत यात्रा अभियान से जुड़ करके हमारे ऋषियों की परंपरा को भारत के आखिरी द्वार तक पहुंचाना चाहते हैं, वे मुझसे इन सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहें। जल्द ही आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, मैं कहाँ कहाँ आपके बीच में पहुँचा हूँ। और जो लोग भी मुझे अपने घर तक आमंत्रित करना चाहते हैं, या फिर अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने इंस्टीट्यूट्स, अपनी NGOs के माध्यम से कहीं पर भी कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, ये सब निःशुल्क है। बस आपको जो बेसिक जरूरियात की प्रबंध करने हैं वो आप सबको वहन करने हैं। आप सबके बीच में पहुंच करके आपके साथ अपने अनुभव साझा करूंगा। हम संवाद करेंगे, प्रश्नोत्तरी होंगी, संगीत होगा और परमात्मा का नाम होगा। ये सब चीज़ें आप सब मेरे साथ जुड़ करके इसे और आगे बढ़ाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करूं। सड़क पर चल करके हम कुछ ऐसी रैली और ऐसी कार्यक्रम का भी आयोजन सोच रहे हैं। आप भी बताइएगा इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कई वर्षों तक चलने वाला ये कार्यक्रम योगमय भारत यात्रा अपने आप में एक संस्कृति को हम जो आत्मसात करने वाले हैं, ये अद्वितीय होने वाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।